आज हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, शुरू में ये काफ़ी आसान लगेगा, लेकिन साथ साथ आपने ज़रा इसको अंडरस्टैंड करना है क्योंकि आगे थोड़ी सी मसाइल पैदा होंगे, इसलिए शुरू से कॉन्सेप्ट इसके आपने अच्छी तरह समझ लिया। देखिए, आपकी मैं स्टार्ट यहाँ से पहले लूँगा कि यहाँ पर ये सिस्टम क्यों अप्लाई किया जाता है। आपके बिजनेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो ये दो किस्म का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कह लें या असेंबलिंग कह लें, दोनों। एक बिजनेस होता है जिसको मैं कहता हूं कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस, यानी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या असेंबलिंग हो रही है वो कस्टमर ओरिएंटेड है। वैसे तो हर चीज कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होती है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कस्टमर ओरिएंटेड का वर्ड यूज नहीं कर रहा, यह भी आपको अंडरस्टैंड होगा मैं क्यों कर रहा हूं। और दूसरा होता है मार्केट ओरिएंटेड। ये भी तो कस्टमर है ना, मार्केट ओरिएंटेड भी तो कस्टमर ही है। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि देखिए, फर्ज कीजिएगा कि कोई भी कस्टमर कोई चीज बाय करना चाहता है और वो मार्केट में जाता है और जो चीज उसे पसंद है वो उसको बाय कर लेता है, उसको कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड। एक ये होता है कि जहां कस्टमर उस चीज को ऑर्डर दे के आता है कि जी आप मेरे मुताबिक ये प्रोडक्ट को बना के दें, उसको हम कहते हैं कस्टमर ओरिएंटेड वर्क। जैसे फर्नीचर रेडिली भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन कई दफा हम मार्केट में जाते हैं, हमें सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं और हम उसके मुताबिक चेंजेस भी करवा सकते हैं कि नहीं इसमें ये चेंज कर दें, इसमें ये कलर होना चाहिए, ये वुड होना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो कस्टमर ओरिएंटेड वर्क है, ठीक है। वो कभी भी चीज को तैयार करके नहीं रखते। दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेस इस पे चलते हैं, मसलन प्रिंटिंग का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। आपने बुक प्रिंट करवानी है कि क्या मार्केट में जाओगे तो क्या रेडिली मिल जाएगी? नो, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक प्रिंट करवानी है ना। सो कस्टमर ओरिएंटेड। और मार्केट ओरिएंटेड क्या है? जहां कस्टमर की डिमांड जनरेट होती है मार्केट में और उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बेचते हैं। जो कस्टमर ओरिएंटेड है, यहां पर हम जो कॉस्टिंग यूज करते हैं वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जो चैप्टर अभी मैंने नहीं किया, ये मैंने छोटा सा चैप्टर है जॉब ऑर्डर कॉस्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। अब मार्केट ओरिएंटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग, ये दो तरीकों से होती है, यानी दो नेचर से। एक ये होती है, एक प्रोडक्शन ये होती है कि जहां पर बैच मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से हो रही है कि बैच वाइज प्रोडक्शन करते हो। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि जहां पर आप प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली नहीं बनाओगे बल्कि बैच वाइज बनाओगे, और यहां पर कंटिन्यूस नेचर की आपकी प्रोडक्शन हो रही है मार्केट ओरिएंटेड। यानी कंटिन्यूस का मतलब क्या लेते हैं कि यहां से इनपुट देते जा रहे हैं, आउटपुट होती जा रही है, मुसलसल आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, बैच वाइज जब प्रोडक्शन करते हैं तो आप एक बैच को बनाने के लिए पहले उसके लिए सारा रॉ मटेरियल लेते हो। जब वो बैच मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट बैच स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूस ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन जब तक बैच कंप्लीट नहीं होगा आप अगली प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करोगे। कंटिन्यूस में हम क्या मीनिंग यूज कर रहे होते हैं कि चाहे आपकी प्रोडक्ट अभी फाइनल हुई है या नहीं, जैसे से आपके पास स्पेस बनती जा रही है आप उसको स्टार्ट करते चले जा रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते जा रहे हो, ठीक है। तो जो बैच वाइज आपकी कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहां पर हम बैच ऑर्डर कॉस्टिंग यूज करते हैं, विच इज वेरी मच सिमिलर टू द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। यानी कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्टिंग टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। हाँ, जहां हम कंटिन्यूस नेचर की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, वहां पर हम यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, जो कि हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रोसेस कॉस्टिंग में बेसिकली हम है क्या, चूंकि मैंने आपके सामने वर्ड यूज किया कंटिन्यूस नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब कंटिन्यूस होती कैसे?
ये आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसको प्रोसेस कहते हैं। यहां पे हमारे पास स्टोर होता है जिसको रॉ मटेरियल स्टोर कहते हैं। ये आइडिया पहले भी पढ़ा हुआ हमने। और यहां पर हमारी फिनिश्ड गुड्स होगी। तो मैंने इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है, ना मैंने रॉ मटेरियल स्टोर के मुतालिक डिस्कशन करनी है, ना मैंने फिनिश गुड्स के मुतालिक डिस्कशन करनी है। मैंने सिर्फ यहां से जो डिस्कशन करनी है वो इनपुट होगी, जो कि यकीनन रॉ मटेरियल है। लेकिन मैं इस वक्त रॉ मटेरियल की डिस्कशन नहीं कर रहा, वो तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं मटेरियल का। ये उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, वो सारा इसकी मैनेजमेंट है। यहां से सिर्फ इनपुट ले रहा हूं। और यहां से ऑब्वियसली फिनिश गुड से मेरा ताल्लुक नहीं है, वो तो आगे फिनिश गुड में सेल करना है। मेरा ताल्लुक सिर्फ आउटपुट से है, गो के वो आउटपुट फिनिश गुड्स में ही जा रही है, एक्सेप्टेड। लेकिन उसके बावजूद हम यहां डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट रेशियो। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं और 7000 kg इनपुट करता हूं, तो क्या 7000 kg आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी? जरूरी नहीं। मैं सपोज करता हूं, अज्यूम करता हूं कि 6000 kg जो है वो मेरा आउटपुट में कन्वर्ट हुआ। अब 1000 kg कहां गया? हम कहते हैं जी कि इसमें से 600 kg ऐसे हैं जो स्टिल इन प्रोसेस हैं, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, यानी जो इन प्रोसेस हैं। तो चले 600 का भी मसला हल हो गया, अभी भी 400 है। अब जो बाकी 400 हैं वो कहां गए? यकीनन ना इनपुट से आउटपुट के दरमियान में कहीं नजर नहीं आ रहे। इसको हम कहते हैं लॉसेस। ये लॉस हो गए। द यूनिट which were lost during the process are known as lost units। और इस लॉस यूनिट में फर्दर एलेबोरेट करने की जरूरत है कि ये नॉर्मल लॉस कितना है इसमें और एबनॉर्मल कितना है। ये बहुत जरूरी है। व्हाट इज नॉर्मल लॉस? एनीवन? नॉर्मल लॉस किसको कहते हो जी? ऑनलाइन वालों बताओ। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल ठीक है। यानी एनी लॉस विच इज प्रेडिक्टेबल, यानी जब भी मैंने प्रोडक्शन करनी है मुझे पता है कि इतना लॉस होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि ये जो 7000 kg है इसका 5% लॉस होना था, वो नॉर्मल है, पहले से प्रेडिक्टेबल है। इसका मतलब है 350 kg जो लॉस है वो तो होना ही चाहिए था। दिस इज नॉर्मल लॉस। अब जो, जबकि मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है 400, जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उसको मैं एबनॉर्मल लॉस ही कहूंगा, विच इज 50 kg। याद रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं द लॉस विच में अराइज ड्यू टू नेग्लिजेंस, जिसको केयरलेसनेस भी कह सकते हो, और नेचुरल डिजास्टर। समटाइम नेचुरल डिजास्टर भी हो जाता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हुआ और उसने मशीन को डैमेज किया, तो जितनी प्रोडक्शन थी वो सारी ज़ाया हो गई। ठीक है, तो ये एबनॉर्मेलिटी होती है। और अगर कोई, और जो ये मैं एग्जांपल सिंपल सी दे रहा हूं कि जी 350 में एक्सपेक्ट कर रहा था, हुआ 400 है, तो ऑब्वियसली ये नेग्लिजेंस से हुआ है, ये केयरलेसनेस से हुआ है। इसमें नेचुरल डिजास्टर का एलिमेंट शायद ना हो, लेकिन इसमें केयरलेसनेस हो रही है, तो इसको एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। तो इसका मतलब है कि प्रोसेस में जब हमने कॉस्टिंग करनी है, देखो अगर टेक्निकली देखो, कॉस्ट कितने यूनिट्स की है? हमने जो इनपुट की कॉस्ट 7000 यूनिट्स की है। फिर ये मटेरियल यहां पर आया, मटेरियल अकेला तो प्रोडक्शन नहीं कर सकता ना, फिर इसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी आती है। वो कन्वर्जन कॉस्ट भी किन यूनिट्स पे लगी? 7000 यूनिट पे हमने कॉस्ट लगाई ताकि वो कन्वर्ट हो जाए आउटपुट में। ठीक है, तो ये जो कॉस्टिंग है, हम आपने ये करना है कि ये जितनी भी कॉस्ट लगी है मेरी, मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, ये मैंने एलोकेट करनी है कि कितनी कॉस्ट मेरी फिनिश गुड्स को यानी आउटपुट को ट्रांसफर होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट मेरी वर्क इन प्रोसेस को ट्रांसफर होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट नॉर्मल लॉस को होनी चाहिए, कितनी एबनॉर्मल को होनी चाहिए। और ये याद रखना है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है कॉस्टिंग में। ठीक है, नॉर्मल लॉस जैसे अभी हमने कहा प्रेडिक्टेबल लॉस,
भाई प्रेडिक्टेबल का मतलब है जब भी प्रोडक्शन करूंगा वो लॉस होगा, जब भी प्रोडक्शन करूंगा लॉस होगा। अब अगर इसके अंदर कि मैं इसी मार्कर की एग्जांपल लो, इस मार्कर में एक रॉ मटेरियल यूज होता है जिसको हम थिनर कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसी तरह रख दूं यहां पर और मेरा ख्याल है हार्डली 2 आवर्स के बाद देखूं तो ये खुश्क हो चुका होगा, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इसी तरह जिस वक्त आप इसको, चलो ये तो खैर मैं बाद की बात कर रहा हूं, जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो तो इसमें थिनर जब आप ऐड करते हो, थिनर एयर में इवेपोरेट भी होता है। तो अब जितना भी आपने मार्कर बनाया उस पर अगर 100 लीटर आपने यूज किया तो 100 से ज्यादा कंज्यूम हो चुका होगा, कुछ एयर में इवेपोरेट हो चुका होगा। पेट्रोल है, इवेपोरेट होता है एयर में, ये कुदरती होता है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉन एज नॉर्मल लॉस। तो मुझे बताओ क्या ये जो लॉस है ये कॉस्टिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए? आंसर इज यस। लॉजिक समझो ना, मतलब जब मुझे पता है कि ये लॉस होना ही होना है तो ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया, तो ये कॉस्ट में शामिल होता है। अक्सर मैं एग्जांपल भी दिया करता हूं, पहले भी शायद आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी थी, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। सपोज आप, वैसे तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए नॉर्मल की ले रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि यार आप लोगों को भेजा जाता है, आप में से कोई एक स्टूडेंट का मैं चले नाम ले लेता हूं, वैसे ही ले लेता हूं, ठीक है। तो जैसे चले ये जो खुर्रम की बात कर लेते हैं कि खुर्रम जो है ना उसको कहा गया, घर वालों ने कहा कि बेटा 6 ग्लास है वो लेके आओ, वो 120 रुपए में मिल रहे हैं। वैसे आज के दौर में मिलते नहीं है, चलो समझाने के लिए 120 कर लो, 120 रुपए में मिल रहे हैं। अब ये जाता है 120 रुपए लेकर जाता है, उसी शॉप पे जाता है और उसको वाकई ही 6 ग्लास मिल जाते हैं 120 के। अब वापस आ रहा होता है तो जरा रास्ते में मस्ती चल रही होती है, एक ग्लास जो है वो टूट जाता है। अब मुझे आप ये बताओ, जब घर आओगे तो कितने गिलास होंगे आपके पास? घर जाके घर के आप बताओगे, आप क्या बताओगे क्या हुआ? मिले ही 5 थे। मिले ही 5 है, गुड। मैं भी हूं तो यही कहूंगा, मैं कहूंगा जी आपने 120 रुपए दिए थे, 120 में मिले ही 5 है, 6 मिले ही नहीं है। सो अब मुझे एक बात बताओ कि पर ग्लास कॉस्ट कितनी है? अब इनपुट कॉस्ट, अब मैं जरा उस लैंग्वेज में आता हूं, इनपुट कॉस्ट कितनी है पर ग्लास? इनपुट कॉस्ट 20, पर ग्लास आउटपुट कॉस्ट 24। ये जब 4 रुपीज कॉस्ट मेरी बढ़ी है ड्यू टू दिस लॉस, इफ इट इज नॉर्मल लॉस, याद रखिएगा ये मेरी एक लाइन जो मैं बोलने लगा हूं ये पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग में, क्या पूरी कॉस्टिंग में हेल्प देगी, ये लाजमन माइंड में रखिएगा। वेन एवर देयर विल बी अ नॉर्मल लॉस, यूनिट कॉस्ट विल इंक्रीज। जहां कहीं भी नॉर्मल लॉस आएगा तो यूनिट कॉस्ट इनपुट कॉस्ट से ज्यादा होगी, यानी इनपुट कॉस्ट से बढ़ जाएगी, ठीक है, हमेशा बढ़ेगी। और जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो नहीं बढ़ेगी। रीजन, वो भी तो लॉस हुआ है भाई। अब आप जरा, मैं नॉर्मल की तरफ भी आता हूं। इंश्योरेंस अक्सर आपने सुना होगा, बिजनेस में इंश्योरेंस होती है, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, बिजनेस में जो एसेट्स की इंश्योरेंस होती है, इन्वेंट्री की इंश्योरेंस होती है, इवन प्रोडक्शन की इंश्योरेंस होती है, बेशुमार इंश्योरेंस होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई है कि जी मेरे को यूनिट लॉस होंगे तो कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, तो क्या नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस हो सकती है? बताइए, इंश्योरेंस किसकी होगी, नॉर्मल की, एबनॉर्मल की, या दोनों की? एबनॉर्मल। सिर्फ एबनॉर्मल की, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कैसे कर सकती है जब उसको पता है ये लॉस होना ही होना है, तो वो क्यों करेगी? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी रिस्क पे खेल रही है ना, वो भी रिस्क मैनेज करती है। तो लिहाजा उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कितने यूनिट ऐसे हैं जो एबनॉर्मल लॉस हो रहे हैं। जितने एबनॉर्मल लॉस हो रहे हैं, यस, उसके अगेंस्ट वो बिल्कुल इंश्योरेंस करेगी। तो अब जब इंश्योरेंस के लिए मैंने क्लेम करना है तो क्या मैं उसको कॉस्ट निकाल के नहीं दूंगा? तो इसलिए याद रखिएगा कि एबनॉर्मल लॉस को प्रॉपर कॉस्ट असाइन की जाती है। कैसे की जाती है वो तो यकीनी बात है, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखना है। तो ये 4 चीजें हमारे सामने आ गई। नंबर 1, नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करना है हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में अलग अलग डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस अगर आएगा तो कैसे ट्रीट करेंगे।
अगर मैं जो ये जो आउटपुट है इसमें इसको कैसे कॉस्ट असाइन करनी है, और जो इन प्रोसेस हैं जो अभी इनकम्प्लीट है इनको कैसे कॉस्ट असाइन करनी है, दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, अब जितना ये देखने में आसान है, शुरू में मैंने आपसे कहा था बहुत आसान होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आएंगी, इसलिए एक एक चीज को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, हर एक के ट्रीटमेंट को। तो नॉर्मली प्रोसेस अकाउंट, एक पूरा जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो ये होता है प्रोसेस अकाउंट, वो आपसे प्रोसेस अकाउंट मांग रहा होता है। अब प्रोसेस कौन सा, देखिए ये जो मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है आपके सामने, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि सिंगल प्रोसेस हो, एक से ज्यादा प्रोसेस भी हो सकते हैं फिनिश गुड्स पर जाने के लिए। मिसाल के तौर पे ये 3 प्रोसेसेस में डिवाइड कर रहा हूं, यहां से जब इनपुट करोगे तो ये आउटपुट लाएगी, ये आउटपुट नहीं है। प्रोसेस 1 के लिए आउटपुट ये है, यानी प्रोसेस 1 के लिए आउटपुट वो है जो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट है। फिर क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है ना, वो आपने एज एट कैलकुलेशन करनी होती है, यानी वो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है। अब ये पहले एक डिपार्टमेंट में गई, फिर दूसरे को डिपार्टमेंट में गई, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में गई, तब जाके कॉस्ट मुकम्मल होगी। तो पहले डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आप इनपुट दोगे, वो कॉस्ट यहां पर इनपुट आएगी और यहां आउटपुट आएगी, फिर यहां से यहां पर जाएगी। हमने अपने लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, पहले प्रोसेस 1 को डिस्कस करेंगे, फिर प्रोसेस 2, 3, 4 वगैरह को करेंगे। क्योंकि प्रोसेस 2 हो प्रोसेस 3 हो इसकी कॉस्टिंग सिमिलर है, लेकिन जो प्रोसेस 1 है इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है प्रोडक्शन, ये स्टार्ट नहीं हो रही, ये पिछले डिपार्टमेंट से ले रही है। तो इसलिए अभी मैं आपसे फिलहाल डिस्कस कर रहा हूं प्रोसेस 1। अब ये टी अकाउंट फॉर्मेट है, इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, यूनिट्स और रुपीस। ये सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूं आपको, यूनिट्स और रुपीस। तो डेबिट साइड पे सारी की सारी इनपुट आती है और क्रेडिट साइड पे सारी फिर ये सिचुएशन आती है कि ये कहां गया। मिसाल के तौर पे इसी को अगर मैं यहां लाऊं, इनपुट, इनपुट हमेशा किस फॉर्म में होती है, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। अब इस पे मेरे कितने यूनिट लगे, एज दिस एग्जांपल 7000 केजी या यूनिट्स मैंने इनपुट दिए। जो भी कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी वो मैं लिख लूंगा, अभी मैं कॉस्टिंग नहीं कर रहा इसलिए कॉस्ट को मैं टिक लगा रहा हूं। फिर इसके यकीनी बात है कन्वर्जन कॉस्ट भी लगेगी। अब कन्वर्जन कॉस्ट इन्हीं यूनिट्स पे लग रही है, प्लीज ये भी याद रखिएगा, या यूनिट ऐड नहीं होंगे, यानी उन्हीं 7000 यूनिट पे मेरी इनपुट कॉस्ट ये भी है, ये जो मैंने लिखा था मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इनपुट हो गई। अब मुझे करना क्या है, पहले स्टेप पे इन 7000 यूनिट का ब्रेकअप देना है, ये यूनिट कहां कहां गए। अभी मैंने आपके सामने जो सिचुएशन डिस्कस की, ये 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। इसमें कुछ ऐसे होंगे जो नॉर्मल लॉस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एबनॉर्मल लॉस होंगे, कुछ आपके वर्क इन प्रोसेस में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आउटपुट में कन्वर्ट हो चुके हैं। हियर आउटपुट डज नॉट मीन अ फिनिश गुड्स। हियर अगर ये सिंगल प्रोसेस है तो यस फिनिश गुड्स, अगर ये एक से ज्यादा प्रोसेस है तो फिर सिंपल मैं कहूंगा ट्रांसफर्ड आउट। तो इसके लिए हम 4 वर्ड लिखते हैं, नॉर्मल लॉस। अब जैसे नॉर्मल लॉस की हमने कहा जी 350 यूनिट्स हैं। एबनॉर्मल लॉस ये हमारे पास 50 यूनिट्स हैं। जो हमने ट्रांसफर्ड किए हैं ये वो आउटपुट है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड आउट। ये आसान वर्ड है जो हर जगह यूज किया जा सकता है, ट्रांसफर्ड आउट। तो जो ट्रांसफर किए हैं हमने अज्यूम किया था जी 6000 केजी, और बाकी मेरा इन प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोसेस में, जो कि 600 यूनिट्स हैं, जो मैंने यहां लिखे थे 600 केजी। अब अगर आप देखो तो ये 7000 यूनिट का ब्रेकअप आ चुका है। अच्छा, अब यहां पर जितनी भी कॉस्ट बनती है इनपुट कॉस्ट, ये सारी की सारी मैंने एलोकेट किसको करनी है, नॉर्मल लॉस को कितनी कॉस्ट असाइन होगी, एबनॉर्मल को कितनी होगी, ट्रांसफर्ड आउट को कितनी कॉस्ट असाइन होगी, और वर्क इन प्रोसेस को कितनी कॉस्ट असाइन। यकीनी बात है जब ये सारी कॉस्ट मैं असाइन कर दूंगा और इसको टोटल करूंगा, क्या ये इसके इक्वल होना चाहिए या नहीं, यस। क्यों, क्योंकि यही कॉस्ट मैं असाइन कर रहा हूं
और यही प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने सीखना है कि हम नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करेंगे, हम ट्रांसफर आउट को कैसे ट्रीट करेंगे, उसको कैसे कॉस्ट असाइन करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को कैसे कॉस्ट असाइन करेंगे। एक एक स्टेप अब हमने डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल लॉस। सबसे पहली हेडिंग दीजिएगा नॉर्मल लॉस, और इसके साथ लिखिएगा विद नो स्क्रैप वैल्यू, विद नो स्क्रैप वैल्यू। कुछ आपके लॉसेस होते हैं, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी थिनर की, एग्जांपल दी पेट्रोल की, ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी कोई स्क्रैप नहीं होगी। क्यों? ये वेपोरेट हो जाते हैं एयर में, इसकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती। लेकिन कुछ नॉर्मल लॉसेस ऐसे होते हैं जो कि आपकी एक बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन सिंपल वर्ड, यानी वो बिक सकते हैं, उसकी कुछ सेल प्राइस है, नॉर्मल सेल प्राइस नहीं है लेकिन हम उसको सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इस ऑयल एक्सट्रैक्शन के अंदर कुछ ऑयल ऐसा भी निकलता है जिसको प्योरीफाई नहीं किया जा सकता, वो नॉर्मल एक परसेंटेज होती है, ठीक है, तो उसको हम सेल कर सकते हैं, वो भी सेल हो सकता है, वो किसी और फॉर्म के लिए यूज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल पेट्रोल वगैरह में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो प्रोसेस नहीं हो सकता, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू मौजूद होगी। तो इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, विथ नो स्क्रैप वैल्यू। अगर नॉर्मल लॉस ऐसा हो जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो इसका रूल लिखिएगा, नो कॉस्ट shall be assigned, shall be assigned to normal loss। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, हम इसको कोई कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे, यानी जब भी मेरा नॉर्मल लॉस होगा यहां कॉस्ट नहीं लो, यानी किसी किस्म की कोई कॉस्ट में इसको क्रेडिट नहीं कर रहा। क्रेडिट का यहां मतलब ही असाइंड है, इसलिए मैंने यहां वर्ड असाइंड ही लिखा है, लेकिन क्रेडिटेड बुक्स में पढ़ोगे कई दफा क्रेडिटेड का वर्ड लिखा हो, तो एक ही बात है ना कि नो कॉस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू नॉर्मल लॉस, इसको किसी किस्म की कोई कॉस्ट मैंने क्रेडिट नहीं करनी अगर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन इफ इट हैज अ स्क्रैप वैल्यू, इफ नॉर्मल लॉस हैज अ स्क्रैप वैल्यू, सो ये सेकंड पार्ट से पहले दोबारा फर्स्ट की तरफ आइएगा जहां मैंने लिखा है नो कॉस्ट शैल बी असाइन टू नॉर्मल लॉस। हम नॉर्मल लॉस को किसी किस्म की कोई कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे, ये मैंने लिखा है नो कॉस्ट शैल बी असाइन टू नॉर्मल लॉस। तो फिर अगर इसको कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे इसका मतलब जितनी कॉस्ट है वो किसको असाइन होगी, एबनॉर्मल लॉस को, ट्रांसफर आउट को, वर्क इन प्रोसेस को। तो नेचुरल सी बात है फिर वर्क, चूंकि यूनिट कम हो जाएंगे तो यूनिट कॉस्ट खुद इंक्रीज हो जाएगी। ये प्रिंसिपल शुरू से एंड पे याद रखना है, जहां नॉर्मल लॉस होगा यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जहां नॉर्मल लॉस होगा यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली मेरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है, अच्छा इस हिस्से को मैं दोबारा लिंक करता हूं, ग्लास वाली एग्जांपल से खुद देख लो, अभी मैंने अरेंज तो कर दी है, इनपुट आपकी कितनी थी 6 यूनिट्स और कॉस्ट क्या थी 120, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई थी आपकी 20 रुपीज। अब इसमें से नॉर्मल लॉस हो गया 1 यूनिट, जब 1 यूनिट मेरा नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको तो मैंने कोई कॉस्ट असाइन नहीं करनी, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो बाकी 5 यूनिट हैं जो फिनिश गुड्स को ट्रांसफर हो रहे हैं इसको मैं कितनी कॉस्ट असाइन करूंगा 120, तो यूनिट कॉस्ट कितनी होगी 24। ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है, ये जब भी नॉर्मल लॉस होगा ऑलवेज रिमेंबर कि यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और इसका आसान तरीका ये होता है कि हम इसको कॉस्ट असाइन नहीं करते, नंबर ऑफ यूनिट कम हो जाते हैं कॉस्ट उतनी रहती है, तो कॉस्ट खुद ही बढ़ेगी, यानी ट्रीटमेंट है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंड, अगर उसके पास स्क्रैप वैल्यू आती है तो यकीनी बात है अगर स्क्रैप वैल्यू आ भी रही है तो लॉस, जितना लॉस हुआ उतनी स्क्रैप वैल्यू तो होगी नहीं, वो तो थोड़ी सी होगी ना। मसलन अगर 20 रुपए का ग्लास है
अगर ये टूट जाए तो ये कितने में बिक जाएगा? अव्वल तो बिकेगा नहीं, लेकिन वैसे चलो एग्जांपल में 1 या 2 रुपए का बिक जाएगा एज अ स्क्रैप। ठीक है, तो जब भी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होगा तो ट्रीटमेंट ये होगी, कॉस्ट शैल बी असाइंड टू नॉर्मल लॉस इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू। यानी अब मैं नॉर्मल लॉस को कॉस्ट क्रेडिट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उसकी स्क्रैप वैल्यू, और कितनी करूंगा? इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में मेरी इनपुट कॉस्ट है 6 रुपीज, 6 यूनिट्स, 120 कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट आई 20 रुपीज। अब इसमें से जो नॉर्मल लॉस हुआ, हम कहते हैं कि 1 यूनिट नॉर्मल लॉस है। अब ये जो नॉर्मल लॉस का यूनिट है, ये मैं कहता हूं जी ये 5 रुपीज में सेल हो रहा है, ये 5 में मैं इसको सेल कर रहा हूं, तो ये 5 में जब सेल होगा तो 5 रुपीज यहां से माइनस हो जाएंगे। तो अब देखो, मेरी जो इनपुट कॉस्ट थी 120 थी, जिसमें 5 मैंने असाइन कर दी है नॉर्मल लॉस को, बाकी 115, अभी तो मैं नॉर्मल वर्किंग प्रोसेस छोड़ रहा हूं ना, तो 115 किसको जाएगा? ट्रांसफर आउट को। और ट्रांसफर आउट हो रहा है तो कितने यूनिट की अब ये कॉस्ट बन गई? 115 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 23। अब भी देखो कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ दिस ये कॉस्ट कम है। वजह, इसकी कोई स्क्रैप नहीं थी। तो स्क्रैप इज बेसिकली अ रिकवरी ऑफ लॉस टू सर्टेन एक्सटेंट, नॉट द होल ऑफ द लॉस विल बी रिकवर्ड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रिकवरी होती है। यूनिट कॉस्ट अब भी बढ़ रही है, तो जहां नॉर्मल लॉस होगा यूनिट कॉस्ट मेरी हमेशा इंक्रीज हो। ठीक हो गया जी? ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को नॉर्मल लॉस का? जी, और जी बच्चों बोला करो। यस सर। आपको पता, आपको शुरू से पता है मेरा आर्मी स्टाइल पसंद है, यस सर या नो सर। वैसे आर्मी में नो नहीं होता, लेकिन कर सकते हो। अब आइएगा एबनॉर्मल लॉस, इसको रेज कर रहा हूं। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती हैं। अगर किसी चीज के बारे में कुछ डिस्कशन ना की हो तो हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी, और कुछ अजम्पशन अंडरस्टूड होती हैं, वो मैं साथ साथ लिखवाऊंगा। तो पहले एबनॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करना है, लिखिएगा। एबनॉर्मल लॉस shall be credited with the cost per unit calculated for costing purposes। ये लाइन आपको यहां से शायद समझ ना आए, जरा एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, जरा देखिएगा। मैं कहता हूं जी इनपुट है मेरी 6000 यूनिट्स, और इस पे जो कॉस्ट लग रही है वो 75,000 है। We are expecting that normal loss shall be 5% of input। इसको चेंज कर रहा हूं 57,900, 57,900। ओके, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट 5,400,
नो वर्क इन प्रोसेस, सिर्फ इतना सा डाटा लिया है और मैं आपसे कहता हूं प्रोसेस अकाउंट बनाकर कॉस्ट असाइन कर दो। एक लाइन लिख रहा हूं इसके साथ, स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉसेस ₹3 पर यूनिट। अब देखिए कॉस्ट प्रॉपर असाइन करके दिखा दूंगा आपको। पहले टी अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट में पहले इनपुट में आते हैं। इनपुट यूनिट्स में कितनी है? यूनिट्स में 6000 यूनिट्स, और इसकी जो कॉस्ट है, अब मैंने कोई सेपरेट कॉस्ट नहीं ली, टोटल कॉस्ट ली है 57,900। इसमें मटेरियल भी यकीनन इंक्लूड होता है, इसमें लेबर भी इंक्लूड होता है, इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड चाहे वेरिएबल और फिक्स्ड हो वो भी शामिल होता है। आगे जाके मैं करूंगा स्प्लिट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी चूंकि मैं सिर्फ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस को समझा रहा हूं। नॉर्मल लॉस पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते ही नॉर्मल लॉस है, बिकॉज इट्स ट्रीटमेंट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। तो पहले तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकाल लो। देखो उसने कहा है नॉर्मल लॉस शैल बी 5% ऑफ इनपुट। इनपुट मेरी 6000 यूनिट है, अगर मैं 6000 यूनिट्स का 5% लेता हूं तो 300 यूनिट्स। अच्छा, अभी डिस्कस किया, मैंने अरेज किया, आप लोगों ने लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस के दो हिस्से हैं। एक तो नॉर्मल लॉस का अगर तो उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो हमने पढ़ा था कि इसको कोई कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे। But if it has a scrap value, the cost shall be assigned to normal loss equal to its scrap value. इस क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉसेस गिवन है जो कि ₹3 पर यूनिट है, तो इसलिए 300 इंटू 3 900 की कॉस्ट मैंने असाइन कर दी इनपुट को। ठीक है, बाकी आइएगा रिमेनिंग में। अब मेरे पास एबनॉर्मल लॉस भी आएगा, वो कैसे पता लगेगा? वेरी सिंपल, देखो 6000 में से 5400 यूनिट आपने ट्रांसफर कर दिए, तो कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ 600 यूनिट्स का, और इसमें कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 600 यूनिट लॉस्ट हो गए, और इस 600 में से 300 नॉर्मल है तो 300 ही एबनॉर्मल, तो बैलेंसिंग फिगर है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया कि एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट असाइन करेंगे बेस्ड ऑन यूनिट कॉस्ट कैलकुलेटेड फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस। जो कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए मैं यूनिट कॉस्ट निकालूंगा उसको मैं उतनी कॉस्ट असाइन करूंगा। अब आइएगा नेक्स्ट में, ट्रांसफर्ड आउट कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं? हमने कहा जी 5400 यूनिट ट्रांसफर किए। डजंट मीन कि ये कहां ट्रांसफर हुए हैं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। इट माइट बी पॉसिबल कि दीज आर ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, दिस कैन बी पॉसिबल कि ये ट्रांसफर्ड आउट जो है वो फिनिश गुड्स में जा रहा हो। इररिस्पेक्टिव कॉस्टिंग एक ही तरीके से होनी है। अब मैंने इसको भी कॉस्ट असाइन करनी है, इसको भी कॉस्ट असाइन करनी है। कॉस्ट तब तक असाइन नहीं हो सकती, याद रखिएगा, जब तक के यूनिट कॉस्ट नहीं निकालूंगा। मैंने अभी लाइन लिखवाई थी ना कि यूनिट कॉस्ट की बेसिस पर मैं कॉस्टिंग करूंगा, वो यूनिट कॉस्ट जिसको जो कि कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए है। ठीक है, अब हाउ कैन वी कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट? इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं। हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ इनपुट, यानी इनपुट कॉस्ट, दिस वन, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, whole divided by input units minus normal loss in unit, only normal loss। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जो कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए मैंने यूज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट कॉस्ट कितनी है इस एग्जांपल के मुताबिक? 57,900
900 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसके अंदर 900, सिर्फ नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेनी है, होल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स, मैंने कितने यूनिट इनपुट किए थे 6000, इसमें से लॉस लेस करना है, लेकिन कौन सा लॉस, सिर्फ नॉर्मल लॉस 300। अब देखो ये बनता है 57,000 डिवाइडेड बाय 5700 रुपी 10, यानी 10 रुपीज जो है वो मेरी वैल्यू आ गई ₹10 पर यूनिट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो कि होल प्रोसेस में यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो कितनी है 10 रुपीज। अब मुझे कॉस्ट असाइन करनी है, जहां तक ट्रांसफर्ड आउट का ताल्लुक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको उतनी कॉस्ट असाइन करूंगा जितनी, ये तो 100% मुकम्मल हुआ ना इसके मुताबिक, देखो इनपुट से लेकर आउटपुट तक गया, तो लिहाजा इसको 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको कॉस्ट असाइन हो गई। अब आ जाए एबनॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल लॉस को कितनी कॉस्ट असाइन करनी है, क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं मैंने मेंशन किया है कि एबनॉर्मल लॉस कहां पे हुआ है, नहीं, तो ये प्लीज ये नोट डाउन कीजिएगा, एक अजम्पशन हमेशा लेते हैं, लिखिए ये अजम्पशन बहुत जरूरी होती है, ये एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो सॉल्व इसी तरह करना है, लेकिन ये अजम्पशन लिखिए, इफ नो percentage of identification of abnormal loss, percentage of identification of abnormal loss is given, always assume that losses occurred at the end of the process। ये बस ये लाइन आखिरी जो मैंने बोली बड़ी अहम है, अगर किसी क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन ना हुआ कि लॉस किस जगह पे हुआ है, ये भी तो हो सकता है 70% के बाद लॉस हो गया, ये भी हो सकता है 80% के बाद लॉस हो गया, जो आगे जाके करेंगे, तो जहां पर 70-80 आ जाए वहां ये ट्रीटमेंट तो नहीं लगाना आपने, वो तो ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर कोई परसेंटेज ऑफ लॉस आइडेंटिफिकेशन ना दी हो कि लॉस कितने परसेंट के बाद आइडेंटिफाई हो रहा है, ऑलवेज अस्यूम द लॉसेस वर अकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एबनॉर्मल लॉस है उसको भी कितनी कॉस्ट असाइन करनी चाहिए पर यूनिट 10 सर। 10, क्यों, क्योंकि ये 10 रुपीज जो कॉस्ट है ये 100% कंप्लीशन की है, तो हम अज्यूम ये करेंगे अगर कुछ मेंशन ना हो कि ये लॉस बिल्कुल एंड पे जाकर हुआ है, तो इसका मतलब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3000 आ जाएगा। अब इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल करो तो एग्जैक्टली इक्वल आएगी, यानी ये 57,900 मैंने कॉस्ट असाइन कर दी यहां पर। अब बताओ ये ओके है, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस? ओके सर। ओके जी, गुड। अब आइएगा वर्क इन प्रोसेस, जो सबसे अहम हिस्सा है, कोई भी प्रोडक्शन उठा लो, वर्क इन प्रोसेस के बगैर तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूस प्रोसेस कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब भी मैंने कॉस्टिंग कंप्लीट करनी है, मंथली स्टेटमेंट बनानी है, मंथ एंड होगा, तो मंथ एंड पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोडक्शन में इन प्रोसेस ना हो, तो लिहाजा वर्क इन प्रोसेस भी मौजूद होता है, ठीक है। जहां वर्क इन प्रोसेस आ जाए वहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब हमें देखनी पड़ेगी, जरा इसको, अब लॉस को मैं वक्ती तौर पे छोड़ूंगा, इसको समझाने के लिए पहले जरा एक छोटी सी आइडिया लीजिएगा। मैं 600 यूनिट्स इनपुट देता हूं, और मैं इसमें कहता हूं जी कि इसमें जो 100 यूनिट्स हैं, 500 यूनिट हैं, वो कंप्लीट हो गए, ट्रांसफर हो गए, और जो 100 यूनिट्स हैं वो मेरे वर्क इन प्रोसेस में हैं, यानी अभी नॉट कंप्लीटेड हैं, लेकिन ये बात है कंप्लीट ही नहीं हुए तो ट्रांसफर भी नहीं होंगे,
यकीन, लेकिन इसकी परसेंटेज हमें जरूर दी होगी। वो कहता है जी 50% कंप्लीटेड है, यानी अभी ये 100 यूनिट जो है ये 50% कंप्लीट है। ठीक है, अब यहां आइएगा, इसकी जो इनपुट कॉस्ट हमने लगाई थी वो 5500 थी। बहुत ध्यान से जरा देखना है, मुझे सिर्फ इतना आंसर दे दो कि ये जो 500 यूनिट्स हैं ये कितने परसेंट मुकम्मल हुए। 100%। साथ साथ मुझे मेरे साथ आपने रहना है, बोलिए। 100%। और ये जो 100 यूनिट है ये कितने परसेंट कंप्लीट है? 50%। और हमारी असम्पशन ये होती है कॉस्ट अकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। कॉस्ट अकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। मैं तीसरी दफा बोल रहा हूं, कॉस्ट अकर्ड ड्यूरिंग यानी इवनली ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, अगर 1% वर्क कंप्लीट होगा तो 1% कॉस्ट इनकर हुई, 2% कंप्लीट हुआ 2% कॉस्ट इनकर हुई। इट मींस कि आपके ये जो यूनिट है 500, इसको मैंने 100% कॉस्ट असाइन करनी है और इसको मैंने 50% कॉस्ट असाइन करनी है। अब जो मैं 5500 कॉस्ट इनको असाइन करता हूं, तो जब मैं यूनिट कॉस्ट निकालूंगा, यूनिट कॉस्ट अगर तो मैं 5500 को 600 पे डिवाइड कर दूंगा तो गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि मैं 600 यूनिट लेता हूं तो इसका मतलब है ये भी 100% है और ये भी 100% है। बल्कि रादर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितने यूनिट पे डिवाइड करना चाहिए? ये 500 यूनिट तो लेने पड़ेंगे मुझे, लेकिन ये 100 यूनिट जो है ये कितने परसेंट मुकम्मल है? 50%। तो मैं इसको 50 लेता हूं। अब यहां एक लॉजिक जरा माइंड में रखिएगा, मैं ये कह रहा हूं जो 100 यूनिट पे मेरी 50% कॉस्ट लगी है, अगर यही कॉस्ट मैं कंप्लीटेड यूनिट में लगाता तो कितने यूनिट बन सकते थे? मेरी ये लाइन बड़ी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने 100 यूनिट पे जितनी कॉस्ट लगाई है, चूंकि ये 50% कंप्लीट है ना, तो 50% कॉस्ट लगाई है, जितनी भी कॉस्ट लगाई है, अगर यही कॉस्ट मैं कंप्लीटेड यूनिट में लगाता तो मैं कितने यूनिट बना सकता था? लॉजिक समझ आई? मैं एक और तरीके से भी समझाता हूं। फर्ज करें इसको वक्ती तौर पे छोड़िए और जरा ये देखें कि आपका ये एक प्रोडक्शन इनपुट से आउटपुट तक 20 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट लगती है मेरी, ₹20 पर यूनिट। लेकिन ये तो असम्पशन अभी हमने पढ़ी है ना, इवनली थ्रू आउट द पीरियड। इसका मतलब है कि अगर एक प्रोडक्ट जो है, एक यूनिट 100% कंप्लीट होगा तो उसको कितनी कॉस्ट लगी होगी हमारी? 20 रुपीज। एक यूनिट 60% कंप्लीट हुआ है तो उसका 20 इंटू 60 इतनी कॉस्ट लगेगी। समझ आ रही है ना मेरी बात? अब यहां पर ओके, तो इनको अब यहां से अगर मैं कहता हूं जी कि मैं वो वाली यूनिट नहीं ले रहा, 600 यूनिट्स 100 यूनिट इनपुट किए हैं, जिनमें से 80 यूनिट जो है वो यहां पर आ चुके हैं और 20 यूनिट जो है 20 बच रहे हैं ना बाकी, वो 60% कंप्लीट है। मैं आपसे अगर ये पूछूं, क्वेश्चन ये करूं, इनपुट कॉस्ट कितनी है, तो इनपुट कॉस्ट अपने क्वेश्चन में मैंने हाइड की है, तो इनपुट कॉस्ट कैसे निकालोगे मुझे आप बताइएगा जी, बताइए कैसे निकालो इनपुट कॉस्ट? 100 into 20 जी, कि 100 में से 80 यूनिट तो 100% कंप्लीट है ना, इस पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगी होगी? शाबाश, 20 लगी होगी ना। 80 इंटू 20 1600। और जो ये 20 यूनिट्स हैं जो आपके वर्क इन प्रोसेस में हैं, जो 100% कंप्लीट नहीं हुए, इस पे कितनी कॉस्ट लगी होगी? 60% कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब अगर 60% कंप्लीट हुआ है तो कॉस्ट भी कितनी लगी? 60%। यानी 20 रुपीज अगर कॉस्ट लगती है 100% कंप्लीशन पर, तो बताइए 60% कंप्लीशन पर कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए? 240। 240, यानी 12 रुपीज। अगर पर यूनिट देखें तो 12 आ गई ना।
तो ये आ गई 240। अब इसका मतलब है कि इनपुट कॉस्ट 1840 है, तो ये 1840 कॉस्ट है। ये रुपीज, ये 100 यूनिट जो इनपुट दिए हैं उसकी कॉस्ट 1840 है। अब ये कॉस्ट इन दोनों को मैंने ट्रांसफर करनी है। अगर मैं 1840 को 100 पे डिवाइड करता हूं तो रेट बनता है 18.40, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट का मीनिंग क्या क्या है, अभी मैंने आपको बताया। नोशनल, फर्ज कर रहे हैं हम ये फर्ज कर रहे हैं ये जितनी कॉस्ट आपने लगाई है, यानी ये 240 रुपीज लगाई है कितने यूनिट पे, 20 यूनिट पे, और ये 20 इनकम्प्लीट यूनिट है। अगर ये 240 मैं कंप्लीटेड यूनिट पे लगाता तो एक कितने यूनिट में बना सकता था, डिवाइडेड बाय 20 लगेगा ना एक कंप्लीटेड यूनिट पे। तो मैं कहता हूं जी कि ये मैं 12 यूनिट बना सकता था। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, 20 यूनिट्स हैं, इसका 60% ले लेते हैं तो वो 12 बनता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। जब भी आपका वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में आया, अब आपने यूनिट कॉस्ट इस तरह नहीं निकालनी, बल्कि पहले आपने इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना है और उसके बाद यूनिट कॉस्ट निकालनी है। अब जैसे जरा गौर से देखिए, मैंने क्या किया कि 5500 इनपुट कॉस्ट थी, जो ये यूनिट कंप्लीट हुए हैं जितने भी हुए इसको कन्वर्ट कर लिया इक्विवेलेंट यूनिट में, 550 यूनिट्स। सो इट मींस कि पर यूनिट कॉस्ट अब मैं यहां से निकालूंगा, इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, 10 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, अब ये जो 10 रुपीज यूनिट पर यूनिट कॉस्ट आई है, ये 100% कंप्लीशन की कॉस्ट है। जब मैं कॉस्ट असाइन करूंगा तो देखो कैसे करूंगा, 500 यूनिट ऐसे हैं जो मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं, मीन ये 100% कंप्लीट हो चुके हैं। तो 500 इंटू 10, तो कितनी कॉस्ट असाइन करूं इसको, 5000। ठीक है जी। और वर्क इन प्रोसेस में मेरे कितने यूनिट हैं, 100 यूनिट हैं, और कितने परसेंट मुकम्मल हैं, 50%। बताइए इसको कितनी कॉस्ट असाइन होनी चाहिए, 50%। तो कितनी बनती है, 100 इंटू 10 करूंगा तो ये तो 100% कॉस्ट हो गई, यानी 1000। इसका 50% करूंगा तो रुपीज 500। अब देखो ये इनपुट कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट आपस में इक्वल आ गई। तो यहां पर जहां वर्क इन प्रोसेस आएगा वहां पर आपने पहला स्टेप ये होता है इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना होता है। वंस इक्विवेलेंट यूनिट इज कैलकुलेटेड, अब उसके बाद मैं यूनिट कॉस्ट निकालूंगा, और अब अगर यूनिट कॉस्ट निकल आई तो फिर मैं कॉस्ट असाइन इजीली कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं जिसके अंदर नॉर्मल लॉस भी आ जाए, एबनॉर्मल लॉस भी आ जाए, और आपका वर्क इन प्रोसेस भी आ जाए। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट यहां से एक और एग्जांपल। ये सारी एग्जांपल छोटी छोटी जो मैं लिखवा रहा हूं ये आगे बड़ी होती जाएंगी, ये साथ साथ आपने नोट्स में बनाते जाना है ऊपर हेडिंग देकर। यूनिट्स और रुपीस, इनपुट यूनिट्स 9000, कॉस्ट रुपीस में बाद में लिखता हूं। ठीक है जी। आउटपुट 7000 यूनिट्स, और ये यकीनन मैंने फाइंड करनी। वर्क इन प्रोसेस 1000 यूनिट्स, और विद इन ब्रैकेट लिख रहा हूं 70% कंप्लीटेड। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट,
scrap value rupees 2 per unit. यहां लिखिएगा 48,600 48,600। अच्छा, अब आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है कंप्लीट। जब भी मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस, और ऑब्वियसली प्रोसेस वन ही, अभी मैंने कोई नंबर नहीं लिखा तो इसलिए वन ही लेना, कोई भी ना लिखें कोई मसला नहीं। तो इनपुट लेते हैं जी। इनपुट कॉस्ट मेरी यूनिट्स में कितनी है? यूनिट्स 9,000 है और कॉस्ट है 48,600। अब इसके क्रेडिट साइड पे आए तो बताइए नॉर्मल लॉस कितना आएगा इन यूनिट्स? 10% ऑफ इनपुट, 9,000 का 10% 900 आ गया। और इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या बनेगी? 900 इंटू 2 1800। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं। देन पे ट्रांसफर कितने किए? ट्रांसफर हमने किए 7,000 और इन प्रोसेस कितने हैं? 1,000। अब देखो इसमें क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है यूनिट्स का वो 8900 आ रहा है, 100 मजीद कम है, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो ये यूनिट तो मैंने मुकम्मल कर दी है 9,000 और 9,000। अब जब मैंने कॉस्ट असाइन करनी है तो पहला स्टेप तो ये होता है कि हम इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं। पहला स्टेप ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट यूनिट, और इसका सिंपल फार्मूला बना देता हूं। फार्मूला में हम लिखते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब है जो 100% कंप्लीट हुए हैं, प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड। अब इसके मुताबिक जरा वैल्यू पुट करें। जो यूनिट कंप्लीट हुए हैं वो कितने हैं? 7,000। वर्क इन प्रोसेस 1,000 है और कितने परसेंट मुकम्मल है? 70%। तो 1,000 का 70% 700, ठीक है, प्लस एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट असाइन करनी है। जिस को कॉस्ट मैंने असाइन करनी होती है यूनिट कॉस्ट के थ्रू, वो इक्विवेलेंट यूनिट का हिस्सा होता है। तो अब ये जो एबनॉर्मल लॉस है 100 यूनिट, ये कितने परसेंट मुकम्मल है? क्वेश्चन के मुताबिक कहीं मेंशन नहीं है। हमने क्या अज्यूम किया था? 100%। ये हमेशा याद रखना है आपने। तो इसको पूरे 100 यूनिट लूंगा तो ये बन गया 7,800 यूनिट्स। अब जैसे इक्विवेलेंट यूनिट निकल आया, अब मैं यूनिट कॉस्ट निकालता हूं। यूनिट कॉस्ट के लिए फार्मूला अब क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। उसी तरह स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस होल डिवाइडेड बाय, अब आपने सिंपल लिखना है इक्विवेलेंट यूनिट, सिर्फ ये फर्क आ गया। अब देखो कॉस्ट ऑफ इनपुट मेरी कितनी है? 48,600। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 1,800, इसमें से लेस किया और इसको डिवाइड कर दिया इक्विवेलेंट यूनिट पर 7,800। तो बताइए क्या आंसर आया? 6 रुपीज। अच्छा, अब ये जो 6 आंसर आया है, ये याद रखना है ये कंप्लीटेड यूनिट का है। अब देखिए ये एबनॉर्मल लॉस कितने परसेंट कंप्लीट है? 100%। तो 100 इंटू 6 600। ट्रांसफर्ड आउट भी कितने परसेंट मुकम्मल है? 100%। 7,000 इंटू 6 42,000। लेकिन वर्क इन प्रोसेस को 1,000 इंटू 6 करूंगा तो गलत हो जाएगा।
क्योंकि ये 70% कंप्लीट है, तो कैसे निकलेगा 1000 इंटू 6, 6000 कॉस्ट तब असाइन होगी जब ये 100% कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट हुआ 70%, तो 6000 का 70% 4200। अब इसको टोटल करो, देखोगे एग्जैक्टली इसके इक्वल आया होगा 48600। $48,600।